हेलो फ्रेंड्स, टापर साइंस क्लब एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। और आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। यही जो है आपके लिए असली स्वतंत्रता यही होगी कि जब आप पढ़ लिख कर और एक अच्छे पद पर, अच्छे मुकाम पर आप पहुँच जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हम लोगों को स्वतंत्रता उसी दिन प्राप्त होगी मित्रों, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हम लोगों को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो हम लोग जो है अपने क्लास को जो है आगे स्टार्ट करते हैं मित्रों। हम लोग जो है अपने क्लास को स्टार्ट करें मित्रों, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पुरानी चीज़ों का रिवाइज एक बार करवाना चाहता हूं कि जिससे जो है हम लोग इस टॉपिक के साथ में फिर से कनेक्ट हो सकें मित्रों। तो हम लोग मित्रों जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में, ठीक है, हम लोग मित्रों प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। तो इसको हमने जो है 3 भागों में बांटा था। एक प्रागैतिहासिक काल, एक प्रागैतिहासिक काल में बांटा था मित्रों, दूसरा आद्य इतिहास में बांटा था मित्रों, और तीसरा बांटा था हमारा इतिहास में। ठीक, तो मित्रों हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को इन 3 भागों में बांटकर अपना अध्ययन जो है प्रारंभ किया था, जिसमें मित्रों हम लोगों ने प्राग इतिहास को कवर कर चुके हैं अपने पहले के लेक्चर में, और हम लोग इस समय आद्य इतिहास का अध्ययन जो है कर रहे हैं। और आद्य इतिहास के अंतर्गत जो है मित्रों हम लोग बताए थे, आपको टर्मिनोलॉजी हमने पहले ही आपको बताया था कि प्राग इतिहास किसे कहते हैं, आद्य इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास किसे कहते हैं। ये हम आपको शुरुआत में पहले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो प्राग इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं, और आद्य इतिहास में हमने बताया था कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है मित्रों। तो हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग इसके तहत कवर कर चुके हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत जो है सिंधु सभ्यता को हम लोग जो है कवर कर चुके हैं मित्रों। और अब इसको हम लोग कवर कर चुके हैं मित्रों, और हम लोग अब जो है इसके दूसरा टॉपिक जो है वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता को हम लोग कवर कर रहे हैं मित्रों। इसके जो दूसरा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। और इस वैदिक सभ्यता में हम लोग क्या पढ़े थे, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कैसे हुआ, किन किन क्षेत्रों में हुआ, इस टॉपिक को हमने कवर किया था। और दूसरा हमने कवर किया था वैदिक साहित्य के बारे में कवर किया था, जिसमें धार्मिक साहित्य, धार्मिकेतर साहित्य, ठीक है, में बांटकर हमने उसको अध्ययन उसका किया था। और उसके बाद जो है जब वैदिक साहित्य में हमने श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य, ठीक है, जिसमें हम लोग वेद ब्राह्मण उपनिषद आरण्यक, ठीक है, इन श्रुति साहित्य का अध्ययन किए थे। उसके बाद स्मृति साहित्य में जो है मित्रों हमने जो है उसको सूत्रों की रचना किए थे, और उसके बाद महाकाव्यों का हम लोग अध्ययन किए थे। तो कुल मिलाकर हमारा ये वैदिक सभ्यता का जो लिटरेचर वाला पार्ट था वो प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुका है। इस लेक्चर में मित्रों हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो ऋग वैदिक काल का समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में उत्तर वैदिक काल का समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था कवर करेंगे। तो हमारा ये पूरा जो है वैदिक सभ्यता वाला टॉपिक जो है ये वाला कवर हो जाएगा मित्रों। और फिर ये जब कवर हो जाएगा फिर हम अपने इतिहास के तीसरे सेक्शन के बारे में शुरुआत करेंगे, जिसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं मित्रों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऋग वैदिक काल का समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था आदि के बारे में। तो मित्रों इसका जो कालखंड आता है ऋग वैदिक काल का, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व तक का कालखंड मित्रों इसके अंतर्गत जो है आता है। ठीक, अब इसके हम राजनीतिक संगठन के बारे में हम लोग स्टार्ट करें तो हम देखते हैं कि जो ऋग वैदिक काल का जो राजनीतिक संगठन था, तो हम देखते हैं क्या था उस समय कबीलाई जीवन था। विभिन्न कबीलों का उस समय निवास स्थान रहता था मित्रों। कोई एक
संगठित रूप से राजनीतिक संगठन तो था नहीं, विभिन्न कबीले होते थे और उन कबीलों के माध्यम से जो है विभिन्न कबीलों के माध्यम से जो है शासन किया जाता था मित्रों। तो हम देखें राजनीतिक संगठन में, तो आर्य जो है विभिन्न जनों में विभक्त थे। जो आर्य लोग थे वो विभिन्न जनों में विभक्त होते थे और जनों का प्रधान जो है वो राजा कहलाता था और राजा को जनस गोपा भी कहा जाता था। तो ये था उस समय आर्य, जो आर्य संस्कृति में कि विभिन्न आर्य थे वो विभिन्न जनों या कबीलों में विभक्त होते थे, ठीक है। और जन का प्रधान क्या होता था, उसे राजा कहते थे और राजा को जनस गोपा कहा जाता था मित्रों। ऋग्वेद काल की प्रसिद्ध जो संस्थाएं थी, कुल ऋग्वेद काल में जो कुछ प्रसिद्ध संस्थाएं थी उनमें से 3 का जो प्रमुख संस्थाएं का हम देखते हैं। 3 प्रमुख संस्थाओं को हम ऋग्वेद में देखते हैं। एक विदत को देखते हैं, दूसरा सभा को देखते हैं और तीसरा जो है समिति को देखते हैं मित्रों, ठीक है। तो हम इन 3 संस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें, इन 3 संस्थाओं के बारे में बात करें तो विदत जो था ये सबसे प्राचीन संस्था थी मित्रों, सबसे प्राचीन संस्था थी। उसके बाद में जो है इसका उल्लेख जो है 122 बार जो है देखने को मिलता है। विदत जो है ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन संस्था थी मित्रों और इसका उल्लेख जो ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। उसके बाद सभा है अगली संस्था सभा थी। इसका उल्लेख जो है सभा का 8 बार मिलता है मित्रों और इसमें महिलाएं भी जो है भाग लेती थी मित्रों। सभा क्या होती थी, ये इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, मतलब पुरुष भी भाग लेते हैं, पुरुष के साथ साथ में महिलाएं भी जो है भाग लेती थी। और ऋग्वेद में इसको किल्लवत या नारिष्टा भी कहा गया है मित्रों। उसके बाद में जो है समिति, तीसरी संस्था थी समिति मित्रों। तो इसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख मिलता है, ठीक। और समिति का राजा, ये जो समिति होती थी ये राजा का चुनाव करती थी। चुनाव में इसका प्रमुख योगदान होता था। समिति का काम जो है चुनाव का काम होता था और समिति का प्रमुख जो है ईशान होता था। जो समिति का प्रमुख होता था वो ईशान जो है कहलाता था मित्रों। और ये जो सभा थी ये न्याय व्यवस्था से भी संबंधित थी। सभा जो थी मित्रों ये न्याय का काम करती थी, ठीक है। न्याय व्यवस्था का संचालन का कार्य भी ये सभा के द्वारा जो है किया जाता था मित्रों। न्याय व्यवस्था का संचालन भी जो है ये सभा के द्वारा किया जाता था, ठीक। और समिति क्या होती थी, ये राजा का चुनाव से मुख्यतः जो है संबंधित होती थी और इसके प्रमुख जो होते थे उसे ईशान कहते थे मित्रों। इसमें नोट में लिखा हुआ है कि राजा का नियंत्रण जो है सभा और समिति जो है करती थी। अथर्ववेद में जो है, अथर्ववेद नामक जो वैदिक ग्रंथ मिलता है उसमें सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है मित्रों, ठीक है। मतलब सभा समिति की इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसे 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक। तो राजा पर नियंत्रण सभा और समिति के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा 2 संस्थाओं का उल्लेख और मिलता है। कौन कौन से 2 संस्थाएं थी, एक गण का उल्लेख मिलता है मित्रों और एक जो है परिषद का उल्लेख मिलता है मित्रों। सभा, समिति, विदत और उसके बाद में गण और परिषद, ये मुख्यतः 5 संस्थाएं थी। तो गण क्या था, या एक गण जो है एक जनसभा होती थी और इसका जो मुखिया होता था वो गणपति कहलाता था मित्रों। और परिषद में जो है या आरंभ में जनजातीय सैन्य सभा होती थी। जो परिषद था ये आरंभ में जो जनजातियों का एक समूह या संगठन बनता था उसे परिषद के नाम से जानते थे मित्रों। प्रशासन की जो इकाई थी, जो प्रशासन होता था मित्रों, जो प्रशासन की इकाई थी कुछ ऐसे थी प्रशासन की इकाई। एक ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था और चौथा जो है ये होता था मित्रों, ठीक है। तो ये होता था कुल, होता था कुल, ये कुल होता था मित्रों। फिर ग्राम होता था और फिर उसके बाद विश्व होता था और फिर जो है जन होता था मित्रों। तो ये इसका सेग्रीगेशन था। ये कुल होता था मित्रों, इसका प्रमुख जो होता था वो कुलप होता था मित्रों। और यहाँ पर क्या है, एक ही रक्त समूह के लोगों जो है निवास करते थे और ये परिवार की मूलभूत इकाई ये कुल ही होता था मित्रों, ठीक है। और यहाँ एक ही रक्त समूह के लोग होते थे, इनका प्रमुख कुलप कहलाता था।
दूसरा होता था ग्राम, कुलों का समूह जो है ग्राम कहलाता था मित्रों, और इनका प्रमुख जो है ग्रामणी होता था। तीसरा विष होता था मित्रों, कई ग्रामों का समूह जो है वो विष कहलाता था मित्रों, और इनका प्रमुख जो है विषपति कहलाता था। और कई विषों का जो समूह होता था मित्रों वो जन कहलाता था, और इनका प्रमुख जो है जनपति या राजा जो है कहलाता था मित्रों। तो ये कुल मिलाकर जो है 4 प्रकार की जो है प्रशासन की इकाई देखने को मिलती है, क्राम, कुल, ग्राम, विष और जन, ये 4 संस्थाएं जो है देखने को मिलती हैं। तो हम एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। जो कुल से अध्ययन करते हैं तो छोटे से बड़े क्रम में अध्ययन करते हैं। तो कुल क्या था, इसका प्रमुख जो कुलप कहलाता था, और ये क्या होता था, ये परिवार का यहाँ पर एक ही रक्त समूह के लोग जो है निवास करते थे मित्रों। फिर दूसरे नंबर पर आए हम ग्राम। तो ग्राम में देखें तो इसका प्रमुख जो है ग्रामणी होता था मित्रों, इसका प्रमुख ग्रामणी होता था। फिर तीसरा विष था, इसका प्रमुख जो है विषपति कहलाता था, तो इसका प्रमुख जो है विषपति कहलाता था मित्रों। और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में 170 बार में उल्लेख मिलता है मित्रों, किसका, विष का। उसके बाद जो है जन के बारे में देख लेते हैं। इस जन के बारे में देख लेते हैं तो जन में इसका प्रमुख जो गोपति कहलाता था, या जनस गोपा कहलाता था मित्रों, या जन राजन कहलाता था मित्रों, मतलब राजा कहलाता था, या जनस गोपा कहलाता था, या गोपति कहलाता था मित्रों। और जन शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। 275 बार जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में ऋग्वेद में ही हुआ है। तो जन शब्द का 275 बार ऋग्वेद में सबसे अधिक मात्रा में जन शब्द का उल्लेख मिलता है मित्रों। उसके बाद ये जो है ये क्रम है मित्रों कि छोटे से बड़े क्रम का। ये छोटे से क्रम, बड़े से छोटे क्रम में लिखा हुआ है, या चाहे छोटे से, अगर हम लेफ्ट से राइट में आएंगे तो बड़ा से छोटा, और लेफ्ट से राइट में जाएंगे, और सॉरी अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो बड़ा से छोटा है, और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो छोटा से बड़ा क्रम है मित्रों। तो सबसे छोटा कौन सा, कुल या ग्रा था। इससे बड़ा क्या था, ग्राम था। इससे बड़ा क्या था, विष था। और सबसे बड़ा क्या था, जन होता था। ये बढ़ते हुए क्रम में है मित्रों। कभी कभी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद की प्रशासनिक व्यवस्था को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए मित्रों, तो हम लोग इसका काम करेंगे। तो हम लोग जो है इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। किसी समय कर प्रणाली, अब हम देखिए ये हो गया, किसी समय किसी की कर प्रचलित नहीं ऋग्वेदिक जन विष में, विष ग्राम में, और ग्राम कुल या ग्राम। ये पॉइंट सही नहीं लिखा हुआ मित्रों, इसको छोड़ दीजिए आप। ऊपर हम ये समझा ही चुके हैं कि इसका जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, ठीक। उसके बाद ऋग्वेद में कुल शब्द मिलता है हमारा, जिसका मुखिया जो है कुलप होता था, ऊपर ही बता चुके हैं, ठीक। ऋग्वेद में कुल शब्द भी मिलता है जिसका मुखिया कुलप होता था। विष का प्रधान विषपति होता था, ऊपर हम भी बताएं। गांव का मुखिया, विष का प्रमुख विषपति होता था, गांव का मुखिया ग्रामणी होता था, ऊपर हम लोग अध्ययन कर लिए। ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उल्लेख मिला, सबसे अधिक है, ऊपर पढ़ चुके हैं। विष शब्द का 170 बार ऊपर ही हम लोग इसको कर चुके हैं। वेदक का 122 बार, समित का 9 बार, इस सब ऊपर हम लोग कर चुके हैं मित्रों। उसके बाद जो है मित्रों दासराक युद्ध का ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में एक दासराक युद्ध का उल्लेख जो है मिलता है मित्रों। इस दासराक युद्ध जो में क्या था, ये परसरणी नदी पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों दासराक युद्ध के बारे में। आपके पीछे प्रारंभिक परीक्षा और आरओ में जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए मित्रों हैं। तो ये दासराक युद्ध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋग्वेद काल का, कि ऋग्वेद दासराक युद्ध जो है, ये दासराक युद्ध जो था मित्रों, ये परसरणी नदी के तट पर जो है लड़ा गया था मित्रों, ठीक है। ये मुख्य रूप से जो है ये माना जाता है कि आर और अनार के बीच में ये युद्ध मूल रूप से जो है माना जाता है मित्रों। तो इसमें दासराक युद्ध जो है ये परसरणी नदी या रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था, और युद्ध दोनों तरफ आर और अनार जो है शामिल थे, जिसमें 10 जन थे। आर अनार शामिल थे, मतलब ये जो है 2 गुटों के बीच लड़ा गया युद्ध था मित्रों, ठीक है, जो कि परसरणी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। और इसमें जो 10 कबीले थे उनका नाम ये है
एक पंचजन कबीला था। पंचजन में कौन कौन आता है, ये प्री में कई बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से कि पंचजन में कौन कौन आते थे, तो पुरु, अनु, यदु, तुर्वसु और द्राह, ये एक समूह था मित्रों। और दूसरा लघु जनजातियां, और दूसरा जो था लघु जनजातियां थी, इसमें अलिन, पश्त, भलानस, विषाणी और शिव थे सब। तो ये कुल मिला के ये 10 जन थे जो आपस में जो है, जो मिलकर जो है भरत कुल से जो है लड़े थे। 10 राह युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है। तो ये 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है ये जो दशराग युद्ध हुआ था, इसमें जो दशराग युद्ध का जो वो किए थे, जो नेतृत्व किए थे, वो विश्वामित्र जी किए थे, ठीक है। और जो भरत कुल का नेतृत्व किए थे, उनके गुरु जो थे वशिष्ठ थे मित्रों इसमें, ठीक। और इस युद्ध का कारण था कि भारत वंश का राजा जो सुदास के द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना था मित्रों, ठीक है। मतलब जो भरत वंश के राजा थे सुदास, उनके जो पुरोहित थे पहले विश्वामित्र जी थे, और बाद में जब उन्होंने विश्वामित्र को हटाकर जो वशिष्ठ को जो अपना पुरोहित बना लिया मित्रों, तो वो क्या किए, इन जनजातियों से जाकर मिल गए, इन छोटे छोटे जनजातीय जो समूह थे उनसे जाकर मिल गए, और उन्होंने मिलकर दोनों के बीच में लड़ाई कराकर जो है भारत कबीले को नष्ट करने का प्रयास किया था। लेकिन हो गया मित्रों इसमें उल्टा, और उल्टे 10 कबीला ही भरत कुल से हार गया था मित्रों, ठीक। तो ऋग्वेद का एक 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। इस 10 राह युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है मित्रों। तो कभी क्वेश्चन आया है, कई बार आया है कि 10 राह युद्ध किस नदी की तरफ लड़ा गया था, परसोनी नदी की तरफ लड़ा गया था। भरत कुल का नेतृत्व किसने किया था, सुदास। उनके पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ, ठीक है। और ये जो 10 कबीले में कौन कौन शामिल थे, तो ये हो गए पुरु, अनु, यदु, तुर्वसु, द्राह, ये पंचजन में ये आते थे। और लघु जनजातियों में अलिन, पश्त, भलानस, विषाणी और शिव आते थे मित्रों। उसके बाद में आ सकता है क्वेश्चन कि ऋग्वेद के किस मंडल में जो है 10 राह युद्ध का उल्लेख मिलता है, तो 7वें मंडल में 10 राह युद्ध का उल्लेख मिलता है मित्रों। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने जो है इसमें राजा की स्थिति के बारे में पढ़ लिया, मतलब जो कबीला होता था, कबीले का जो राजा होता था, तो हमने उसका क्या सिस्टम था ऊपर, यानी राजनीतिक संगठन क्या था उसके बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद हम देखें यहाँ न्याय प्रशासन की बात करें। अब न्याय प्रशासन की अगर हम बात करें, इस काल में न्याय प्रशासन ऋग्वेद काल का, तो न्याय का जो केंद्र बिंदु होता था मित्रों वो राजा होता था। जो न्याय का केंद्र बिंदु है वो राजा होता था, और वह पुरोहित की सहायता से न्याय करता था, ठीक। तो न्याय का प्रमुख कौन होता था, राजा, और किसकी सहायता से करता था, पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। और ऋग्वेद के मंत्रों में 100 गायों, ऋग्वेद के मंत्रों में जो है 100 गायों के रूप में दिए गए दंड अथवा संबंध विच्छेद, वैर, दाय का उल्लेख जो है मिलता है मित्रों। ऋग्वेद में झगड़ा निपटाने के लिए मध्यस्थ या मध्यमसी का भी वर्णन मिलता है मित्रों। ऋग्वेद में अपराध करते हुए अपराधियों को तत्काल पकड़ने वाले को उग्र पुलिस का उल्लेख मिलता है। यानी ऋग्वेद में जो अपराध करने वाले अपराधियों को या जीव को तत्काल पकड़ने के लिए एक उग्र पुलिस का भी जो है उल्लेख जो है मिलता है मित्रों। उसके बाद हम बात करें तो ऋग्वेद काल का जो सामाजिक जीवन है, ऋग्वेद काल का जो सामाजिक जीवन इसके बारे में देखें। ऋग्वेद काल का जो सामाजिक जीवन है मित्रों, इसको अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो है, हम समाज देखते हैं ऋग्वैदिक काल का, तो हम देखते हैं क्या है कि ऋग्वेद काल के समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्रह थी या कुल थी मित्रों। ग्रह या कुल समाज की सबसे छोटी इकाई थी, और ग्रह का जो प्रमुख होता था घर का वो गृहपति एवं जो ग्रह का प्रमुख होता था वो गृहपति कहलाता था मित्रों। और कुल का जो कुल का कुलपति कहलाता, और जो कुल होता था उसका कुलपति कहलाता था। इसका प्रमुख परिवार का मुखिया होता था अथवा पिता जो है होता था मित्रों। परिवार में पुरुष मुखिया का पूर्ण नियंत्रण होता था, मतलब पितृसत्तात्मक परिवार था, मतलब जो पुरुष प्रमुख होता था उसकी बात जो है घर में मानी जाती थी मित्रों। ऋग्वेद कालीन परिवार संयुक्त परिवार था, ठीक है। ऋग्वेद काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था मित्रों।
वर वधु को सम्मानित रूप से अर्भ कहा जाता था। जो वर और वधु थे उन्हें सम्मिलित रूप से दोनों को अर्भ कहा जाता था। ऋग्वेद में जाय दस्तम अर्थात पत्नी ही ग्राह है। ऋग्वेद में जाय दस्तम कहा गया है अर्थात पत्नी ही ग्राह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया था। मतलब स्त्रियों का या पत्नी का महत्व इतना ज्यादा था कि ऋग्वेद में जाय दस्तम कहा गया है मित्रों। ठीक है, और आजकल अगर हम देखें तो महिलाओं की क्या स्थिति है, तो इस वजह से कहा जाता है कि ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति सबसे सर्वोत्कृष्ट हमारे समाज में कहीं अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी तो ऋग्वैदिक काल में थी, और उसके बाद में स्त्रियों की स्थिति में लगातार जो है पतन ही आया है मित्रों, या पतन होता गया है। कन्या की विदाई के समय में उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे। मतलब कन्या का जब विवाह होता था तो जैसे हम लोग आज दहेज देखते हैं, दहेज सिस्टम, डाउरी सिस्टम आज चलता था, तो ऋग्वैदिक काल में भी जो जरूरी सामान होते थे वो कन्याओं को शादी के समय, विदाई के समय दिए जाते थे मित्रों। ठीक है, उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे और उसे क्या कहते थे, वाहतु कहते थे। यानी ऋग्वेद काल में जो दहेज सिस्टम था, आधुनिक जो दहेज सिस्टम था, उससे पहले वाहतु कहते थे, वाहतु कहते थे। ऋग्वेद काल में दो प्रकार के अंतर वर्णीय विवाह जो है होते थे मित्रों। ऋग्वेद काल में हम देखते हैं तो दो प्रकार के अंतर वर्णीय विवाह का प्रचलन उस समय था मित्रों। कौन कौन से थे? एक हम देखते हैं कि अनुलोम विवाह था। अनुलोम विवाह था मित्रों, जिसमें जो पुरुष होता था वो उच्च जाति का होता था अनुलोम विवाह में। ठीक है, एक अनुलोम विवाह होता था जिसमें पुरुष जो है उच्च वर्ण का होता था तथा जो कन्या होती थी वो श्रेष्ठ वर्ण की या निम्न वर्ण की होती थी। दूसरा होता था प्रतिलोम विवाह होता था मित्रों। प्रतिलोम विवाह में क्या होगा, कन्या उच्च वर्ण की होगी और जो वर होगा वो निम्न वर्ण का होगा मित्रों। ठीक, इसमें पुरुष निम्न वर्ण का और कन्या उच्च वर्ण की होती थी। ये दो प्रकार के विवाह जो है प्रचलन में थे मित्रों। इस प्रकार के विवाह का प्रचलन आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो अन्य जातियों में हम लोग शादियां करते हैं वो एक्स्ट्रा मतलब वही है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है, आज भी देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखें परिवार की स्थिति ये थी। उसके बाद हम देखते हैं तो समाज, तो स्त्रियों की दशा, ऋग्वेद काल में स्त्रियों की दशा। तो मित्रों हम लोग कभी भी कहीं ऐसे का टॉपिक लिखना होगा या कहीं हमें वाद विवाद में कोई कभी महिलाओं पर कुछ बोलना हो या कुछ समझना हो तो हम हमेशा उसकी स्थिति हम ऋग्वेद काल से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऋग्वेद काल में हमारे पूरे भारतीय इतिहास में जो है महिलाओं की स्थिति जो है सर्व उत्कृष्ट थी मित्रों। उन्हें बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, उनका उपनयन संस्कार होता था जिससे कि उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता था मित्रों। वो ऋग्वेद की कई रचनाओं में शामिल थी। अपाला, लोपा, घोषा, विश्वारा जैसी विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने ऋग्वेद के कई मंडलों की जो है रचना की थी मित्रों। वह युद्ध में भी भाग लेते थे मित्रों और मतलब जो है अपने पति के साथ में जो है युद्ध स्थल पर भी जाते थे मित्रों। इसके साथ ही साथ जो है पुत्र न होने की स्थिति में अपने ज्येष्ठ के साथ में शारीरिक संबंध भी बना सकती थी मित्रों। ठीक है, जिसे नियोग प्रथा कहते थे संतानोत्पत्ति के लिए। उसके बाद में जो है हम देखते हैं कि इस प्रकार से महिलाओं को जो अनेक प्रकार के जो है उस समय विशेषाधिकार जो है प्राप्त थे मित्रों। देख लेते हैं हम लोग पीपीटी के माध्यम से। तो स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक समाज में पुरुष प्रधान था। स्त्रियों की दशा हम देखें तो ऋग्वैदिक समाज पुरुष प्रधान था, लेकिन स्त्रियों की दशा काफी जो है अच्छी थी मित्रों। ठीक, ये हेडिंग था बेसिकली। कन्याओं का उपनयन संस्कार जो है होता था मित्रों, जिसके कारण उन्हें शिक्षा जो है प्राप्त वो कर सकती थी। लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, अपाला, निवारी आदि विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की जो है रचना की थी मित्रों। ऋग्वेद काल में स्त्रियों सभा और विदत में, सभा क्या होती थी, ये वरिष्ठ जनों की जो है संस्था होती थी मित्रों और न्याय का काम करती थी मित्रों। उसके बाद जो ये विदत जो होता था मित्रों, विदत जो है ये युद्ध से संबंधित संस्था होती थी, जो युद्ध का निर्णय लेती थी या जो युद्ध का संचालन करती थी उससे संबंधित था। और इसमें क्या करती थी, महिलाएं भी इसमें भाग लेती थी। तो क्वेश्चन इसमें अगर टेक्निकल बनाए कभी तो इस तरीके से बना सकता है कि ऋग्वेद काल में महिलाएं जो है किन किन संस्थाओं में भाग लेती थी। सभा, समिति, विदत, ऐसे तीनों ऑप्शन दे दिया, एक सही, दो सही, एक दो सही, ऐसे करके उसमें कोड बनाकर वो आपको फंसा सकता है। तो ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं तो और देखते हैं कि स्त्रियों को कौन कौन से अधिकार जो है प्राप्त थे इस काल में मित्रों। स्त्रियों को पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था मित्रों। नियोग प्रथा उस समय प्रचलित थी मित्रों, वही कि अगर पुत्र ना हो और किसी कारणवश अगर पति का देहांत हो जाए तो अपने ज्येष्ठ के साथ में शारीरिक संबंध बनाकर वो अपनी संतान की इच्छा की पूर्ति कर सकती थी, जिससे कि उसका वंश आगे बढ़ सके मित्रों। तो स्त्रियों को पुनर्विवाह
का अधिकार प्राप्त था, पुनर्विवाह कर सकती थी। नियोग प्रथा जो है उस समय प्रचलित थी मित्रों, और बहुपति विवाह का भी प्रचलन उस समय देखने को मिलता है मित्रों। प्रचलन था हमारा। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रण कहलाता था। जो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान होता था उसे क्षेत्रण कहलाता था, और उनका विवाह वयस्क होने पर ही होता था मित्रों। उसके बाद जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। अमाजु कहा जाता था जो जीवन भर कन्याएं कुंवारी रहती थी मित्रों। हालांकि आजकल के समाज में ऐसी बहुत कम ही महिलाएं हैं, या शायद बहुत ही इक्का दुक्का 1% 2% के बराबर ही समाज में होंगी जो वैवाहिक संबंध जो विवाह नहीं कर रही हैं, वरना आज के समय में लगभग ये 98-99% तक की महिलाओं की जो है शादी होती थी। तो जिनकी शादी नहीं होती थी उन्हें उस समय अमाजु कहा जाता था मित्रों। उसके बाद जो है दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि का उल्लेख नहीं मिलता है इस समय। ठीक, किसका किसका? दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि का उल्लेख जो है नहीं मिलता मित्रों। वो जो दहेज प्रथा की चर्चा हमने पहले की थी, अभी आगे की थी, वो मतलब स्वैच्छिक रूप से दिया जाता था, उसे दहेज के रूप में नहीं दिया जाता था। इस समय उन्हें केवल संपत्ति का अधिकार जो है प्राप्त नहीं था, केवल संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, कभी भी ये क्वेश्चन फंसा सकता है कि ऋग्वेद काल में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था या नहीं, तो नहीं प्राप्त था मित्रों। अच्छा, इस समय महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्राप्त है या नहीं? आप लोगों को तो पता ही, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके अधिकारों को मतलब मान्यता दी गई है। लेकिन अभी भी देखिए भारतीय समाज में करीब देखिए बहुत ही कम ऐसी महिलाएं हैं जो उस संपत्ति पर अपने अधिकार का, पैतृक संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा करते मित्रों। कहीं 2-4% मुश्किल से देखने को मिलेगा, और बाकी हम लोगों का जो इसमें भारतीय परिवेश है, अभी भी महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित ही रखा गया है मित्रों। उसके बाद हम देखें वर्ण व्यवस्था के बारे में। अगर देखें वर्ण व्यवस्था, देखिए वर्ण व्यवस्था क्या क्या स्थिति थी। वर्ण व्यवस्था मित्रों ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जो है पहली बार जो है उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार जो है जिक्र मिलता है, जिसमें एक जो है परम पुरुष से जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परिकल्पना की गई है। ऐसा माना गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहु से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जंघा से हुई है, और शूद्र की उत्पत्ति जो है पैरों से मानी जाती है मित्रों। और ये जन्म के आधार पर, अभी जैसे कर्म के आधार पर होता था, जो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था डिसाइड होती थी, अब जन्म के आधार पर होने लगेगी मित्रों। तो वर्ण व्यवस्था में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार जो है उल्लेख मिलता है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से जो है ब्राह्मण, भुजा से यानी हाथ से राजन, उसके बाद जंघा से जो है वैश्य, और पैर से जो है शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई है मित्रों। और ये जो शूद्र है, इस शूद्र शब्द का जो है पहली बार उल्लेख जो पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है मित्रों। तो ये कई बार पूछा गया है कि वर्ण व्यवस्था का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में मिलता है मित्रों। उसके बाद दास प्रथा देखें। पहले हमने राजनीतिक स्थिति देखी, यानी क्या स्थिति थी उसमें राजा होता था या कबीलाई व्यवस्था कैसी थी उसका अध्ययन कर लिए। फिर वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम दास प्रथा के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेद प्रथा जो वैदिक काल में दास प्रथा के बारे में देखें तो ऋग्वेद में दास प्रथा विद्यमान थी, यानी उसमें क्या था, दास जो है विद्यमान था, दास प्रथा होती थी। और पुरुष और स्त्री दास दोनों प्रकार के दासों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है मित्रों। पुरोहित को दक्षिणा में दास जो है दिए जाते थे। दास दिए जाने की बात बार बार आई है, जिसमें मुख्य रूप से दासियां दी जाती थी, जिनसे घरेलू काम जो है कराया जाता था मित्रों। उसके बाद आ जाइए आर्थिक जीवन में। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ लिया, हमने केंद्रीय सिस्टम पढ़ लिया, यानी राजा की स्थिति क्या थी। फिर हमने वर्ण व्यवस्था की स्थिति पढ़ा, समाज के, फिर उसके बाद महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ा, दासों के बारे में पढ़ा। तो हमारा पूरा समाज जो है उससे पूरा हमारा जो सामाजिक पहलू उसमें जो है कंप्लीट हो गया मित्रों। अब हम देखते हैं कि आर्थिक जीवन। ठीक है, आर्थिक जीवन जो सामाजिक पहलू में हमने पहले देखा कि पहले समाज का क्या स्ट्रक्चर था मित्रों, उसके बाद महिलाओं का क्या स्थिति थी, वर्ण व्यवस्था की कैसी स्थिति थी, फिर दास की क्या स्थिति थी,
ठीक है, तो इससे हमारा क्या था, ये सारी चीजें हमारी सामाजिक व्यवस्था को कवर कर लिया। उसके बाद जब आर्थिक जीवन की बात करें तो हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में जो है कृषि और पशुपालन जो है दोनों के साक्ष्य मिलते हैं मित्रों, लेकिन जो पशुपालन के साक्ष्य जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं मित्रों। ऋग्वेद काल में जो है पशुपालन डोमिनेंट रहेगा मित्रों, और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन रहेगा, और पशुपालन में मुख्य रूप से गाय जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। और ये हमें ऋग्वेद से पता चलता है, जिसमें गायों का जो है करीब 176 बार उल्लेख मिलता है मित्रों। इससे ये पता चलता है कि ऋग्वेद काल में गाय का महत्व जो है बहुत ज्यादा था मित्रों। वहीं हम ऋग्वेद काल में जब कृषि की हम बात करेंगे तो जो करीब करीब जो उसमें जो सूक्त मिले हैं 10,000 समथिंग सूक्त मिले हैं, 10,000 से करीब 10,500 सूक्त मिले हैं, उसमें सिर्फ जो है 24 बार कृषि शब्द का उल्लेख मिला है, जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कृषि अभी उतना महत्वपूर्ण पेशा नहीं था इन लोगों का मित्रों। तो हम देखते हैं कि कृषि और पशुपालन दोनों अर्थव्यवस्था का आधार थे मित्रों, लेकिन ऋग्वैदिक समाज में जो है पशुपालन की प्रधानता थी मित्रों। ठीक, उसके बाद ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो है अस्थायी था, यानी अभी कबीलाई जीवन ही जी रहे थे ये लोग मित्रों। उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था, अभी बताया हमने। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी मित्रों, और गाय की गणना संपत्ति से की जाती थी मित्रों। ठीक, और ऋग्वेद में 176 बार जो है गाय शब्द का उल्लेख मिलता है, जो गायों की महत्ता को प्रदर्शित करता है मित्रों। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां जो है गायों को लेकर होती थी, और ऋग्वेद में युद्ध का जो पर्यायवाची माना जाता था वो गविष्टि को माना जाता था मित्रों, अर्थात गायों का अन्वेषण को माना जाता था मित्रों। क्या होता था कि आर्यों की गाय अनार्य लोग चुरा ले जाते थे मित्रों, तो उनका जो खोज होता था यानी गवेषणा होती थी, मतलब गाय का अन्वेषण करना, उसकी खोज करना कि कहाँ गई, उसके लिए जो युद्ध होता था वो जो है गविष्टि कहलाता था। वो मतलब युद्ध, उन गायों के लिए जो युद्ध होता था उसे गविष्टि कहते थे मित्रों। इसी प्रकार से गवेषण होता था, जो गायों की खोज। गोसु, गत्स, गभ्य आदि सभी शब्द जो है युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे मित्रों, और ज्यादातर युद्ध में देखिए गा 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 है, जो कि गायों से संबंधित था। इसका मतलब यह है कि गाय बहुत महत्वपूर्ण जानवर उस समय था मित्रों। गाय को अपन्या या न मारने के योग अष्टकर्णी छेदे हुए, गाय को अपन्या मित्रों यानी न मारने के योग, और अष्टकर्णी यानी छेदे हुए कान वाली, या जिसके कान पर 8 निशान हो आदि नामों से जो है जाना जाता था मित्रों। पणी कौन थे इस समय? पणी नामक व्यापारी होते थे, ये पशुओं की जो है चोरी करने के लिए कुख्यात थे। तो हम पूछें कि ऋग्वेद काल में पणी किससे संबंधित थे, तो एक प्रकार के क्या थे, ये व्यापारी होते थे जो पशुओं की चोरी करते थे मित्रों। गाय के अलावा दूसरा प्रमुख पशु जो था वह घोड़ा था मित्रों। गाय के अलावा जो दूसरा प्रमुख पशु क्या था, घोड़ा था मित्रों, और घोड़ा का प्रयोग मुख्यतः जो है रथों में होता था। घोड़े का प्रयोग किसमें होता था? रथ में हम प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में जो है बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी, उष्ट यानी ऊंट, सरामा नामक एक पवित्र सिंधु सभ्यता की ठीक है, ये कुल मिलाकर। तो ऋग्वेद में जो है मित्रों, ऋग्वेद में बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी, उष्ट आदि जानवरों का उल्लेख मिलता है मित्रों। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के विपरीत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, कि सिंधु सभ्यता के विपरीत जो है ऋग्वैदिक काल में यहाँ पर बाघ का और यहाँ पर जो है हाथी का उल्लेख जो है नहीं मिला है मित्रों। ठीक, बाघ और हाथी का उल्लेख जैसा कि ऋग्वेद काल में, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया की जो सील थी उस पर जो योगी की मुद्रा थी, तो उसके जो है क्या था, दाहिने साइड में क्या था, बाघ और हाथी का जो चिन्ह था मित्रों, बाघ और हाथी का चिन्ह मिलता था, वो यहाँ पर अब ये दोनों चिन्ह नहीं मिलते हैं। बाघ और हाथी का उल्लेख जो है नहीं मिलेगा मित्रों। उसके बाद हम देखें कृषि। अब कृषि के बारे में हम देखें क्या है, तो ऋग्वेद काल में पशुचारण की तुलना में जो है कृषि का स्थान जो है गौड़ था। पहले हमने डिस्कस किया है कि कृषि का स्थान गौड़ था। और ऋग्वेद में कुल 10,462 श्लोक हैं। ऋग्वेद में कुल
इसकी पुष्टि कैसे होती है? ऋग्वेद के श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है मित्रों, जिसमें 10,462 श्लोक पाए गए हैं ऋग्वेद में, और उसमें से केवल जो है 24 में ही जो है कृषि का उल्लेख मिलता है मित्रों। तो कृषि में महत्व के 3, जिसमें जो है केवल 24 बार ही जो है कृषि का उल्लेख मिलता है, जो ये बताता है कि कृषि अभी उतना महत्वपूर्ण पेशा ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का नहीं था मित्रों। उसके बाद जो है कृषि में महत्व के 3 शब्द संहिता के मूल भाग प्राप्त होते हैं। ये था हमारा उर्दर था मित्रों, दूसरा धान्य था मित्रों, और तीसरा क्या था? वपंती था मित्रों। ठीक है, ये उर्दर क्या होता था? ये कोई नापने का कोई वो होता था, नापने का कोई बर्तन होता था। उर्दर कोई चीज अनाज नापने का एक बर्तन होता था मित्रों। धान्य जो है धान्य से संबंधित होता था, और वपंती जो है बोने की प्रक्रिया से शामिल था मित्रों। ठीक, तो कृषि में महत्व के 3 शब्द संहिता के मूल भाग में प्राप्त होते हैं। ऋग्वैदिक संहिता में 3 शब्द मूलतः प्राप्त होते हैं, उर्दर, धान्य और वपंती मित्रों। उसके बाद चर्षणी शब्द का प्रयोग कृषि तथा कृष्टि हेतु जो है किया गया है। कृषि के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? चर्षणी का मित्रों। जुते हुए खेत को क्षेत्र कहते थे मित्रों। जुते हुए, यहां लिख देंगे खेत। ठीक, तो जुते हुए खेत को मित्रों क्षेत्र कहते थे, एवं उपजाऊ भूमि को उर्वरा जो है कहते थे मित्रों। भूमि खेतों में विभक्त था हमारा, जिनके बीच में जमीनों की पट्टियां खिल्ले होती थी मित्रों। ठीक, जो भूमि होती थी वो खेतों में विभक्त होती थी। भूमि खेतों में विभक्त थी हमारी, जिनके बीच में जमीनों की जो पट्टियां होती थी उन्हें खिल्ल कहते थे। आज भी जैसे हम लोग जब खेती करते हैं तो उसमें बीच बीच में क्या बनाते हैं? पंक्तियां। उन्हीं को क्या कहते थे? उपजाऊ भूमि के जुते हुए खेत को क्षेत्र, और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। और भूमि खेतों में विभक्त होती थी, जिनके बीच में जमीनों की पट्टियां होती थी, जिन्हें खिल्ल कहते थे। जैसे आजकल हम क्या कहते हैं? जो मेड़ होता है, जो जमीनों के बीच में जो विभक्त करते हैं हम लोग मेड़ के माध्यम से, वो चीज जो खिल्ल कहलाती थी। खिल्ल शब्द का प्रयोग परती, ऊसर आदि भूमियों के लिए भी किया जाता था मित्रों। उसके बाद में हल से बनी हुई नालियों को कूड या सीता कहते थे मित्रों। ये जो आपके पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि सीता, ऋग्वैदिक काल में सीता किससे संबंधित थी? तो ये जुते हुए खेत से संबंधित थी मित्रों। हल के लिए लांगल शब्द एवं बैल के लिए ब्रेक शब्द मिला है, जबकि हलवाहे को जो है कीवास जो है कहा जाता था मित्रों। ठीक, उसके बाद ऋग्वेद में एक ही अनाज यौ का उल्लेख मिलता है अथवा जौ का उल्लेख मिलता है। यह भी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस अनाज का उल्लेख मिलता है? तो यौ या जौ का उल्लेख मिलता है। और खाद को शाकम अथवा करीस जो है कहा जाता था मित्रों। जो आजकल हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो उस समय का फर्टिलाइजर को हम लोग शाकम कहते थे अथवा करीस जो है कहते थे मित्रों। जबकि खलिहान को क्या कहते थे? खल कहते थे मित्रों। तो खल से खलिहान बन गया है मित्रों। अनाज नापने के बर्तन को उर्दर कहते थे। हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है कि अनाज नापने का यंत्र उर्दर कहलाता था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हमने पशुपालन और कृषि के बारे में किया है मित्रों। अब हम पढ़ेंगे उद्योग धंधों के बारे में। तो उद्योग धंधा जो उद्योग धंधे हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उद्योग धंधों के बारे में पढ़ने मित्रों। तो ऋग्वेद में जो है बढ़ई, रथकार, बुनकर, धर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख जो है मिलता है मित्रों। तो ऋग्वेद में कौन कौन से शिल्पी मिलते हैं? बढ़ई, रथकार, बुनकर। बढ़ई जो बढ़ई का काम करते थे, रथकार जो रथ का चक्का वगैरह बनाते थे, बुनकर और धर्मकार
धर्म का अर्थ में। बुनकर, बुनकर का उल्लेख मिलता है मित्रों। और उसके बाद जो है कुम्हार, कुम्हार जो बर्तन बनाने के पेशे से संबंधित थे, आदि जो है शिल्पियों का उल्लेख जो है मिलता है मित्रों। उसके बाद में जो है तांबा या कांसा, तांबा या कांसा के अर्थ में जो है अयस शब्द का उल्लेख अयस शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है। तांबा या कांसा के अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस काल में यानी लोगों को तांबा और कांसे का ज्ञान जो है ज्ञान जो है ऋग्वेदिक काल में हो गया था, और इसके लिए जो है अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अयस शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि आर्यों को धातु कर्म की जो है जानकारी थी, मेटलर्जी की भी इनको जानकारी थी मित्रों। और ऋग्वेद में जो है बढ़ई के लिए लक्षण तथा धातु कर्मी के लिए जो है कर्मार शब्द का जो है प्रयोग मिलता है मित्रों। उसके बाद सोना के लिए हिरण्य शब्द, ये कई बार पीसीएस में आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों कि हिरण्य, ऋग्वेदिक काल में हिरण्य किससे संबंधित था, तो ये क्या था, सोने के लिए प्रयोग हुआ है। और बाद में आगे के काल में हम देखेंगे तो हिरण्य जो है एक कर बन जाएगा, ठीक, टैक्स बन जाएगा। तो सोना के लिए हिरण्य शब्द प्रयुक्त हुआ है मित्रों। और कपड़े की बुनाई करघे से की जाती थी, जो कपड़ा होता था वो करघे से बुना जाता था। और ये देखना मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ऋग्वेद काल में जो है लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में हमें लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है मित्रों। उसके बाद व्यापार देखें हम लोग। एक मिनट चलो, अब व्यापार के बारे में कर लेते हैं मित्रों। व्यापार के बारे में देखें ऋग्वेद काल का, तो ऋग्वेद में जो है समुद्र का स्पष्ट उल्लेख जो है ना होने से उनके वैदेशिक व्यापार का जो है पता नहीं चल पाता है मित्रों। क्यों? क्योंकि उनके समुद्र का उल्लेख नहीं मिलता है। तो विदेशों में व्यापार होता था या नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। व्यापार जो वस्तुतः होता था वो वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम के आधार पर होता था मित्रों, जिसमें वस्तुओं का विनिमय एक दूसरे से किया जाता था या गायों के माध्यम से विनिमय किया जाता था। तो व्यापार जो था मूलतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। और पड़ी नामक अनार्य व्यापारियों का उल्लेख मिलता है जो आर्यों की गायों को चुरा लेते हैं। हम लोग ऊपर पढ़े हैं अभी। लेन देन में जो है गाय प्रमुख माध्यम थी, लेन देन में गाय प्रमुख साधन होती थी। और निष्क एक प्रकार का स्वर्ण का ढेर होता था जिसका प्रयोग जो है तौल के रूप में होता था। निष्क क्या था? ये एक प्रकार का स्वर्ण का ढेर होता था, सोने का ढेर होता था, जिसका प्रयोग जो है हम तौलने के लिए करते थे मित्रों। मन जो था वह स्वर्ण का ढेर यम तौल की इकाई होता था। मन क्या था? स्वर्ण का ढेर होता था, वह तौल की इकाई होती थी। और ऋग्वेदिक काल में मित्रों अर्थव्यवस्था क्या थी? वो ग्रामीण ही अभी भी बनी हुई थी मित्रों। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या? धार्मिक जीवन। ऋग्वेद काल का हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं ऋग्वेद काल का धार्मिक जीवन। तो हम देखते हैं मित्रों ऋग्वेदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो था वो क्या था? कबायली था, यानी कबालाई से संस्था थी मित्रों। अतः उनके देवता भी जो है प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक माने जाते थे मित्रों। क्या था? ऋग्वेद काल का जीवन जो था वो कबायली था, तो उनके जो देवता थे मित्रों क्या थे? वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। क्योंकि कबीला लोग क्या करते थे? कबीला लोग बेसिकली जनजातीय टाइप के थे, जंगल वनों में रहते थे, तो वो प्राकृतिक शक्तियों को पूछते थे मित्रों। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में जो है ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाया है। यास्क नामक ये प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्वान थे, ठीक है। तो उन्होंने जो अपने ग्रंथ निरुक्त, यास्क ने अपना जो ग्रंथ है निरुक्त, उसमें ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई है मित्रों, जिनकी संख्या कितनी है? 33 है। उनका जो 33 देवताओं को जो है 3 कैटेगरी में बांटा है यास्क ने। एक आकाश देवता,
दूसरा अंतरिक्ष देवता और तीसरा पृथ्वी देवता। ठीक है, देवता के रूप में उन्होंने विभक्त किया है मित्रों। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आकाश में कौन कौन से देवता थे, अंतरिक्ष में और पृथ्वी में कौन कौन से देवताओं को शामिल किया जाता था मित्रों। ये आपके प्रीलिम्स के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है मित्रों, पूछा जा सकता है कि ऋग वैदिक काल में कौन आकाश देवता था, कौन अंतरिक्ष देवता था, कौन पृथ्वी देवता था। ठीक, तो जो आकाश का देवता था वो धव था, सूर्य था, वरुण था, मित्र था, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन और सविता अदिति ये क्या थे, ये आकाश के देवता थे मित्रों। उसके बाद जो अंतरिक्ष के जो देवता थे मित्रों, उसमें इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप, ये अंतरिक्ष के देवता थे मित्रों। उसके बाद जो है पृथ्वी के जो देवता थे, अग्नि, सोम, पृथ्वी। अग्नि हो गया, पृथ्वी पर पाया जाएगा। सोम, ये भी, सोम मतलब होता था क्या, शराब होता था, सोमरस इसी से बना हुआ है, पृथ्वी पर पाया जाता था, पृथ्वी है ही है। बृहस्पति देवता पृथ्वी से संबंधित थे। सरस्वती नदी के नाम पर सरस्वती आप याद कर सकते हैं, ये पृथ्वी से संबंधित थी। और अरण्ययानी मतलब होता है जंगल, और अरण्य में जो रहने वाली जो महिला देवी है वो क्या होंगी, अरण्ययानी हो जाएंगी। ठीक, तो अरण्ययानी ये पृथ्वी की देवता थी मित्रों। ठीक, तो इस प्रकार से आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी देवताओं का हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इनमें से जो महत्वपूर्ण देवता हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछता है विभिन्न देवताओं के बारे में। चलो ठीक है, तो हम देखते हैं इंद्र जो है ऋग्वेद काल के जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे मित्रों। यह ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता था मित्रों। इंद्र जो था ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता था, और इसे जो है मित्रों पुरंदर कहा गया है। इसे जो है क्या, पुरंदर अर्थात जो है किलों को तोड़ने वाला जो है कहा गया है मित्रों। और यह युद्ध का नेता के रूप में भी चित्रित जो है होता है, यह युद्ध के नेता के रूप में भी चित्रित होता है मित्रों। इसे युद्ध देवता भी कहते थे। और इंद्र पर 250 सूक्त जो है लिखे गए हैं मित्रों। इंद्र को ऋग्वेद काल में इंद्र पर 250 बार, मतलब 250 बार इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है मित्रों। इंद्र को वृतासुर हंता मतलब जो वृतासुर का वध करने वाला, वृतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वी अर्थात बादलों को भेदने वाला, सोमापा अर्थात सोम का अत्यधिक जो है पान करने वाला, सत्यक्रति एक सी शक्तियों का स्वामी, मघवान मतलब दानी आदि नामों से जो है जाना जाता है मित्रों। तो इंद्र जो है ऋग्वेद काल के बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है मित्रों, और जो है इन्हें जो है इन विभिन्न नामों के नाम से जाना जाता है। अग्नि जो है, अग्नि का स्थान जो है इंद्र के बाद है। जो अग्नि है उनका स्थान कब आता है, इंद्र के बाद में जो है अग्नि का स्थान आता है। ठीक, इंद्र के बाद दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन है, अग्नि। ये कैसे पता चलता है कि इनके महत्वपूर्ण है, कितने कैसे, क्योंकि उनका ऋग्वेद में उल्लेख इंद्र के बाद हुआ है। क्योंकि इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है, वो 250 बार हुआ है। 250 बार हुआ है ऋग्वेद काल के सूक्तों में 250 बार उल्लेख इंद्र का हुआ है, और अग्नि का 200 बार हुआ है मित्रों। ठीक है, ये इंद्र के बाद हैं, इन पर 200 सूक्त हैं, 200 सूक्त हैं या 200 बार जो है इनका उल्लेख किया गया है। अग्नि जो है देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। अग्नि देवता मानव के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। कैसे, जैसे जब मित्रों हम लोग हवन वगैरह कोई चीज करते हैं तो हवन में क्या होता है, हवन जब जलता है तो उससे निकलता है धुआं, और वो धुआं कहा जाता है अंतरिक्ष में। तो ऐसा माना जाता है कि हम लोग जो हवन में जो कुछ भी हम लोग जब भी आहुति देते हैं वो धुआं बनकर अंतरिक्ष में ईश्वर के पास में चला जाता है। तो अग्नि क्या था, अग्नि जो है इस प्रकार से ये अग्नि जो है देवताओं और मानवों के बीच में जो है मध्यस्थ का कार्य करता था मित्रों। ऋग्वेद का पहला मंत्र, ऋग्वेद का जो पहला ही मंत्र है मित्रों, वो अग्नि की स्तुति से ही जो है प्रारंभ हुआ है मित्रों। उसके बाद हम देखें अगला जो महत्वपूर्ण देवता है वो वरुण है। अगले जो महत्वपूर्ण देवता है मित्रों वो कौन है, वरुण है।
तो वरुण में क्या देखते हैं कि ऋग वैदिक देवताओं में वरुण का स्थान तीसरा था मित्रों। पहले पर इंद्र थे, दूसरे पर अग्नि, तीसरे पर वरुण थे मित्रों। और यह जल और समुद्र का देवता माना जाता है। वरुण को जल और समुद्र का देवता था। और इसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन, इसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक जो है कहा गया है। ठीक, वरुण को जो है ऋतु या प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। और वरुण का एक अन्य नाम जो है ऋतस्व जो है गोपा भी मिलता है मित्रों। यह ऋतु अर्थात नैतिक नियमों का संरक्षक था। ये जो है आरओ या पीसीएस में 2014 के आसपास ये क्वेश्चन आया है मित्रों कि जो है नैतिक, ये जो है यही क्वेश्चन था कि नैतिक नियमों का रक्षक कौन था, ऋग्वेद काल के किस देवता को नैतिक नियमों का रक्षक माना जाता है। तो उसका आंसर जो है वरुण था मित्रों। ठीक, वरुण को जिंद अवेस्ता में अहुर मजदा कहा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंद अवेस्ता में ऋग्वेद काल के किस देवता को अहुर मजदा कहा गया है, तो वरुण को कहा गया है मित्रों। उसके बाद जो अगला देवता जो है सोम है। तो सोम जो है ये वनस्पतियों का अधिपति माना जा गया है इनको, सोम देवता को। और ऋग्वेद का पूरा 9वां जो मंडल है मित्रों वो सोम देवता को समर्पित है मित्रों। और इसी से जो है सोमरस भी बनता था, सोमरस इसी से जुड़ा हुआ नाम है मित्रों। ठीक है, सोम देवता से। उसके बाद मारुत जो थे ये आंधी के देवता माने जाते हैं। मारुत जी आंधी के देवता माने जाते हैं। अश्विन जो थे हमारे ये चिकित्सक देवता थे। अश्विन क्या थे, ये चिकित्सक देवता थे मित्रों। और इन्होंने जो है आजो के टूटे पैर को जोड़ने और उनका जो है और उनकी जो है नाव की मरम्मत की थी। अश्विन चिकित्सक देवता थे और ये क्या था, इन्होंने आर्य के टूटे हुए पैर को जोड़ा था और उनके नावों की मरम्मत की थी मित्रों। दौ क्या थे, दौ नहीं, इसे धाव है, धा है, ये धौ। तो धौ जो थे या आर्यों का सबसे प्राचीन देवता है मित्रों। आर्यों का सबसे प्राचीन देवता धौ था और इसे वृषभ के रूप में जो है प्रदर्शित किया जाता था मित्रों। अन्य नेक्स्ट देवताओं के बारे में हम देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट देवता जो मित्रों हमारे सूर्य है। हमारे सूर्य, तो ये क्या है, ये समस्त विश्व के रक्षक माने जाते हैं मित्रों और अच्छे व बुरे कार्यों के दृष्टा है सूर्य। ठीक, उसके बाद मित्र है अगले देवता। मित्र जो है उदित होता हुआ सूर्य है। मित्र, उदित होते हुए सूर्य को मित्र कहा जाता था। पूषण जो था ये वनस्पतियों के और औषधियों के देवता थे। पूषण वनस्पति और औषधि के देवता माने जाते हैं। सविता, जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। और ऋग्वेद का जो है प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है मित्रों वो सविता को ही जो है समर्पित है मित्रों। उसके बाद जो अदिति है, अदिति यह आर्यों की सर्वशक्तिमान या सार्वभौमिक प्रकृति की देवी थी मित्रों। ऋग्वेद में ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इनका रुद्र जो देवता है इनका ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इनका जो है वर्णन मिलता है मित्रों। पर्जन्य जो थे मित्रों ये वर्षा और नदी के देवता थे। उसके बाद जो सरस्वती थी मित्रों ये ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। आज भी सरस्वती माँ का पूजा हम लोग करते हैं ज्ञान के लिए, ज्ञान और शिक्षा के लिए हम लोग सरस्वती जी को पूजा करते हैं। उसके बाद जो है अरण्यानी जो है ये जंगल की देवी थी मित्रों। जो अरण्यानी थी मित्रों ये जंगल की देवी थी। और हिरण्यगर्भ, इसकी उत्पत्ति जो हिरण्यगर्भ था इसकी उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है। इसका कोई मतलब नहीं। मैक्स मूलर ने इसे एकदा एक देववाद या हीनोथिज्म कहा मित्रों। मैक्स मूलर जी ने जो है ऋग्वैदिक सभ्यता में जो धार्मिक तत्व थे उनको क्या कहा है, उनको कहा है एकदा एक देववाद, मतलब कि एक देववाद था। ठीक, यह हीनोथिज्म की अवधारणा थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो नासदीय सूक्त है मित्रों, नासदीय सूक्त में जाकर हमें एकेश्वरवाद का यानी एक सत विप्रा बहुधा वदंत के दर्शन जो है होने लगते हैं मित्रों। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें क्या मिलता है, उसके नासदीय सूक्त में एकेश्वरवाद की अवधारणा का उल्लेख मिलता है मित्रों। ठीक है, उसके बाद उपासना की रीति, ऋग्वैदिक देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी स्तुति जो है पाठ करना, यानी स्तुति पाठ करते थे। देवताओं की स्तुति में विभिन्न प्रकार के श्लोकों का गायन करते थे मित्रों।
और यह बलि यानी ऋग वैदिक देवताओं की उपासना की मुख्य रीति क्या थी, स्तुति पाठ करना था, और यह बलि यानी चढ़ावा अर्पित करना था। और क्या करते थे, बलि या चढ़ावा अर्पित करते थे। बत या यश आहुति में, बत या यज्ञ आहुति में जो है शाक जौ आदि वस्तुएं जो है दी जाती थी मित्रों। उपासना का उद्देश्य जो होता था, उपासना का उद्देश्य क्या होता था, ऋग वैदिक आर्य देवताओं की उपासना जो होती थी वो संतति के लिए यानी संतान की प्राप्ति के लिए, पशु के लिए, अन्न प्राप्ति के लिए, धान्य के लिए, आरोग्य के लिए यानी स्वास्थ्य के लिए आदि पाने की कामना से वो यज्ञ की आहुति करते थे मित्रों। आज भी देखिए हम लोग विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकांड जब करते हैं तो उसके पीछे एक छिपा हुआ विशिष्ट उद्देश्य होता है, चाहे संतानोत्पत्ति हो, चाहे व्यापार और व्यवसाय में हमें सफलता प्राप्त करनी हो, और चाहे हम लोग जो है एजुकेशन फील्ड में भी सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड जो है लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कोई अंगूठी बनवा लेता है, कोई विभिन्न प्रकार की पूजा करवा लेता है, लेकिन पता नहीं उनका कोई लाभ होता है या नहीं। ये तो बहुत ही वो है, ये भी दूसरा विचार का बिंदु है कि जिनकी आस्था होती है उनके लिए काम करता है, जिनकी आस्था नहीं होती है उनके लिए काम नहीं करता है। तो फिर हाल जो है ऋग वैदिक काल में क्या था, ऋग वैदिक आर्य देवताओं की उपासना संतति के लिए मतलब संतान प्राप्ति के लिए, पशु के लिए, अन्न के लिए, धान्य के लिए और आरोग्य मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए आदि पाने की कामना से करते थे मित्रों। वे लोग आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु वो लोग आध्यात्म, हाँ ये हो गया मित्रों। उसके बाद जो है धान आरोग्य आदि के लिए कामना करते थे मित्रों। वे लोग आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए पूजा पाठ नहीं करते थे मित्रों, अपितु उनके लिए मतलब आध्यात्मिक उत्थान के लिए, अर्थात जैसे हम बाद के समय में देखेंगे कि जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाने लगे थे। ठीक है, तो उसकी बात अभी नहीं करते थे ये लोग। इनका लक्ष्य होता था भौतिक चीजों को प्राप्त करना था, मतलब अभी कहीं ना कहीं इनके अंदर भौतिकतावादी तत्व था मित्रों। तो इस प्रकार से ऋग वैदिक आर्यों की उपासना का मूल उद्देश्य क्या था, लौकिक था, मतलब जो इह लोक से संबंधित था, पारलौकिक जो है नहीं था। मतलब पारलौकिक, अभी इनकी पारलौकिक इच्छा नहीं थी, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, बल्कि इस जीवन में रहते हुए भौतिक सुखों का जो है भोग करना था मित्रों। इस प्रकार से मित्रों आज हमने जो है ऋग्वेद काल का जो है राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था आदि कैरेक्टरिस्टिक का और व्यापार वाणिज्य का अध्ययन किया। अब कल मित्रों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उत्तर वैदिक काल के समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, व्यापार वाणिज्य आदि का जो है अध्ययन हम लोग करेंगे मित्रों। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये मित्र हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और अपने दोस्तों में भी जो है शेयर कीजिए, और जैसे कि हमारा जो है संस्थान के वीडियो अनिवार्य रूप से आपको यूँ ही मिलते रहें। और मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम और विश्वास बनाए रखिए, और हाँ एक मैटर पर आप लोग विश्वास रखिए, उसके अपने जो भी हो, किसी भी कोचिंग का मटेरियल हो या कोई आपकी कोई बुक हो, उस पर आप अपना विश्वास बनाइए, या चाहे हमारी पीपीटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उस पर इसका आप लोग नोट करते चलिए, उसका नोट्स बनाते चलिए, प्रॉपर रिवीजन करते चलिए। वरना मित्रों फिर आप यूं ही टाइम आपका वेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग प्रॉपर रिवीजन जब तक एक बार पढ़ने से काम चलेगा नहीं, जब तक बार बार उसका रिवीजन नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। और मित्रों इस अपने में इस लेक्चर के माध्यम से मित्रों जो भी मेरा अभी तक का अध्ययन का अनुभव रहा है मित्रों, मैं चाहता हूं उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मैं दे सकूं मित्रों। और ये मैं आपको विश्वास देता हूं कि कोई भी इसको पढ़ने के बाद में कोई भी एग्जाम, दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा जहां इतिहास विषय से क्वेश्चन आएगा मित्रों, तो उसमें 95% तक की एक्यूरेसी होगी। और चाहे वो IAS का ही मटेरियल क्यों ना हो, चाहे IAS के भी क्वेश्चन आएंगे तो आप IAS के भी क्वेश्चन जो है यहाँ से मान के चलिए बेस्ट मटेरियल मिलेगा। 90 से 95% क्वेश्चन आएंगे भी यहाँ से मित्रों, क्योंकि हम कोई कोर एरिया इसमें छोड़ नहीं रहे हैं, और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें हम एकदम से सही और कर्मिक तरीके से देने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।